जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं 10th का एक बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम अगर हमारा बताए हुए अनुसार आपने पढ़ लिया तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा और आप पूरे 30 में 30 नंबर लेके आओगे। जो बायोलॉजी 30 नंबर की आती है वो आप पूरे 30 में 30 लेके आओगे। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया है आपके लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब इम्पोर्टेंट ले लिया है। तो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या है दोस्तों? तो किसी जीव को जीवित रखने वाली क्रियाएं होती हैं लाइफ प्रोसेस। अब किसी जीव को जीवित रखने वाली कौन सी क्रियाएं हैं? तो देखो, क्या बिना खाना खाए कोई जिंदा रह सकता है? नहीं। मतलब हमें पोषण चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक, खाना खा लिया। क्या आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो? नहीं, यानी रेस्पायरेशन भी चाहिए। अब खाना खा लिया, सांस ले ली, यहाँ से हमने क्या लिए? कुछ ऐसे पदार्थ लिए जो हमारे जीवन को चला रहे हैं। अब वो तो चाहिए पूरे शरीर को, तो पूरे शरीर में क्या करना पड़ेगा? उनका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब इतना सब कुछ होने के बाद कुछ तो ऐसा भी होगा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा, यानी हमारा शरीर उसे बेकार बाहर निकालेगा। उसे कहते हैं उत्सर्जन, यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। अब बात करते हैं शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं। शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, ये क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? तो सजीव में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरीके की होती हैं। अब आपको ध्यान देना है कौन कौन और कैसे। देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपको पढ़ना है एक उपचयी क्रियाएं और एक अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिक रिएक्शन और अपचयी क्रियाएं मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अगर सरल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण जटिल कार्बनिक पदार्थ में हो जाए तो समझ लेना वहाँ एनाबॉलिक प्रोसेस हुई है। उपचयी मतलब छोटी छोटी मिली, सरल चीज़ें मिली और वो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब पूछ दे ऐसा एग्जाम्पल तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अभी बताएंगे पूरी डिटेल से प्रकाश संश्लेषण, अभी आप इतना याद रखो। फिर बात करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? अगर जटिल कार्बनिक पदार्थ का विघटन सरल कार्बनिक पदार्थ में होता है तो इसे हम कहते हैं उपचयी क्रियाएं, जैसे कि सांस लेना, श्वसन, जैसे कि पाचन एक्सेट्रा। ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। अब आपको कुछ बताते हैं कि मानव में जो प्रोसेस हो रही हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो देखो दोस्तों, मानव ने सबसे पहले क्या खाया? खाना। खाने को क्या करना पड़ेगा? पचाना, मतलब उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा। अब उसे ज़िंदा रहने के लिए सांस भी लेनी है। यहाँ मिले जो पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनका परिसंचरण करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। जो बेकार है उसका उत्सर्जन करना होगा, बाहर निकालना होगा। और जब ये सब कर लेगा तब ये करेगा जनन। जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतति, मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करना। अपने जैसे का मतलब है जैसी उस स्पीसीज़ के गुण हों वैसा। अब देखो, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड आप समझना। परिसंचरण किसका होगा? परिसंचरण होगा जो जरूरी चीज़ें। अब जरूरी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो पाचन से और श्वसन से। यहाँ से मिलेंगे भोज्य पदार्थ और श्वसन से मिलेगा ऑक्सीजन। अब इनको लेके कौन जा रहा? परिसंचरण। तो परिसंचरण से क्या बनेगा? वेस्ट। वेस्ट मटेरियल कौन निकालेगा? उत्सर्जन। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं समन्वयन। समन्वयन मतलब कोऑर्डिनेशन। ये सब कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम को दिक्कत हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और आदमी का सिस्टम खराब हो जाएगा और उसका स्वाहा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि सबसे पहले पोषण को लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। देखो, पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, वो किसी जीव को क्या देता है? भाई, आप खाना क्यों खाते हो? ताकि आपको ऊर्जा मिल सके। अब उस ऊर्जा का आप क्या करते हो? उससे आप कार्य कर लेते हो, आपका शरीर बड़ा हो जाता है, आप बड़े हो जाते हो। तो हमें नीड क्यों है भोजन की? एक तो हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है,
दूसरा, शरीर की हम वृद्धि कर सकते हैं। शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और रोगों से हमें लड़ने में रक्षा मिलती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार की। कितने प्रकार का पोषण होता है? तो देखो दोस्तों, पोषण के आधार पर जीवों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक होता है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी स्वयं भोजन बनाने वाले, जो स्वयं भोजन बना ले उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक पोषण कहते हैं, जैसे कि पादप हो गए। फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ही होता है दूसरों पर निर्भर होना, यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले। अब इसमें जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक वालों को क्या चाहिए? देखो, एक तो चाहिए इन्हें जल। जल कहाँ से मिल जाता है? जड़ों से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई? वायुमंडल से। अब ऊपर से आ रहा, सूर्य से आ रही है सनलाइट। सनलाइट को क्या किया? पत्तियों में मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डिब्बे की तरह होता है जिसमें भरा रहता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल उस जो सनलाइट आई उसे इसने किस में बदल दिया? सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया। फिर इन तीनों चीज़ों ने मिलकर क्या किया? ग्लूकोज बना लिया, मतलब खाना बना लिया। अब देखो यहाँ रासायनिक संश्लेषी क्या होते हैं, मतलब कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं? तो इसमें दोस्तों हमें चाहिए होता है न तो पानी की ज़रूरत है न ही क्लोरोफिल की ज़रूरत है, केवल कुछ रसायन यानी केमिकल की ज़रूरत होती है और ये अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे नाइट्रिकारक जीवाणु, यहाँ का बना लेगी नाइट्रिकारक जीवाणु, यहाँ सल्फर जीवाणु। दो एग्जाम्पल याद रखना, नाइट्रिकारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु। अब जो आपने पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोपजीवी आते हैं। इन सब की डिटेल अब पढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसमें आते हैं प्राणी संभोजी। ये तीन प्रकार का होता है। देखो, पहले प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक। होलोजोइक में क्या लिखोगे? लिखोगे वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, जैसे कुत्ता हो गई, जैसे बकरी हो गई, जैसे शेर हो गया, मानव हो गया, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पैरासाइट यानी परजीवी की। पैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों? पैरासाइट का मतलब हो गया कि जो एक जीव के ऊपर रहें, उससे पोषण लें और उसे नुकसान पहुंचाएं। जैसे जोंक यानी लीच हो गई, भैंस के, जानवर के चिपक जाती है, उसी का खून चूसती है। खटमल हो गए, बेडबग्स हो गए, हमारे ही चारपाई में रहते हैं और हमें ही काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर है। अमरबेल, कसकटा हो गया। कसकटा के बारे में ध्यान रखना है, कसकटा एक प्लांट है और फिर भी अपना भोजन नहीं बना पाता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ज़्यादातर आपने बेर के पेड़ों पर देखोगे ये बेल पाई जाती है, अमरबेल। फिर आते हैं फीताकृमि यानी टेप वर्म। तो बच्चों में ये कीड़े हो जाते हैं, जानवरों में कीड़े हो जाते हैं। अलग अलग भाषा में इनको लोग जानते हैं, रकुआ, फलाना और भी तमाम नामों से इन्हें जाना जाता है। तो आप ध्यान रखो, फीताकृमि, टेप वर्म, ये सब क्या हैं? ये सब पैरासाइट हैं। जुआ भी, लीक भी, खटमल भी, ये सब पैरासाइट हैं। अब बात करते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वे होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। इन्हें सैप्रोजोइक कहते हैं। जैसे कि कवक यानी फंगस हो गया, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट के बारे में एक विशेष बात याद रखना, ये कवक ही है, बशर्ते ये एक कोशिकीय कवक है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं विभिन्न जीवों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों देखो, विभिन्न जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले अमीबा में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। ध्यान से समझना, एक एक बात मैंने लिखी है। पहले ध्यान रखो, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोश की है, साथ साथ सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेता है। इसमें खाने के लिए मुंह नहीं होता लेकिन कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया होता है। ये सबसे पहले भोजन को अपनी इन कूटपाद में फंसा लेता है।
ऐसे जैसे इसमें बताया गया है। और उसके चारों ओर एक रिक्तिका यानी एक्यूल बना लेता है। एक्यूल फिर उस रिक्तिका में बहुत सारे एंजाइम डालता है और एंजाइम की मदद से उसे तोड़ लेता है। जब जो उससे ऊर्जा मिली उसका अवशोषण कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल बचा शरीर में उसका विक्षेपण यानी इजेशन कर देता है। अब इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले एक अमीबा था, ये अमीबा था। इसने ये भोजन देखा तो इसने अपने कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की मदद से इसे पकड़ लिया। यानी अब इसने क्या किया, इस भोज्य पदार्थ को अपने अंदर प्रवेश लिया। इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इसने इस भोजन के चारों ओर इसमें क्या बना ली, रिक्तिका बना ली। अब रिक्तिका की मदद से इसमें एंजाइम डालेगा, फिर इनका करेगा पाचन। अब पाचन के बाद क्या करेगा, यहाँ से जो ऊर्जा है, मतलब जो जरूरी चीज़ें हैं, उन्हें इस केंद्रक में एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करेगा। जब ऊर्जा मिल जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, अपनी वृद्धि कर लेगा। अब ये बड़ा हो गया, अब इसके अंदर कुछ वेस्ट पदार्थ भी हैं। अपनी वृद्धि करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। जब इसने अपनी वृद्धि कर ली तो यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है इसे शरीर से बाहर भी निकालना है, तो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को खोल देगा, जिससे यहाँ से जो अपचित भोजन है, बेकार चीज़ें हैं, वो बाहर निकल जाएंगी। इसे ही बहिक्षेपण यानी इजेशन कहते हैं। उम्मीद है एक दो बार आप देखें, पुनः आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मैंने रफ डायग्राम बनाया केवल समझने के लिए। जैसे कि एक प्लांट है, अब पेड़ में क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों में दोस्तों डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उन क्लोरोप्लास्ट में भरा रहता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल भरा रहता है। इस क्लोरोफिल में एक टैलेंट है, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और सन एनर्जी को, मतलब जो लाइट एनर्जी है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, इसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इस अर्थ से यहाँ पानी है, पानी जड़ों की मदद से ऊपर चला जाता है, तो पानी चला गया। इस मानव से या जो भी जीव हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, मतलब तीन चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और क्लोरोफिल। इन तीनों ने मिल के प्रकाश संश्लेषण किया, जिसकी मदद से क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन फिर से मानव लेगा, फिर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब समझो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, आपको लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसमें मिला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से ये रिएक्शन ने क्या बना दिया, ग्लूकोज। कितने अणु बनाए, 6, तो इसीलिए यहाँ 6 लगाना पड़ा। बाहर क्या निकल गया, 6 O2। O2 का कौन ले लेगा, मानो। यहाँ से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही प्रोसेस आगे चलती चली जाएगी। अब आगे चल, अब दोस्तों समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटने वाली घटनाएं। इवेंट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो सबसे पहले क्या मिली, सन से मिली सनलाइट, जिसे हम कहते हैं सनलाइट एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी मिली उसे एब्जॉर्ब करने यानी अवशोषित करने का काम क्या है, तो मैंने क्या बताया कि पेड़ हैं, पेड़ में पत्ती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे डिब्बे यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में भरा रहता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल में टैलेंट है कि इस लाइट एनर्जी को यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेगा। और जड़ों से क्या मिल जाता है, पानी। तो पानी जो है वो किस में टूट जाएगा, O2 प्लस हाइड्रोजन में। फिर क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों मिलके आपस में रिएक्शन करके क्या करा लेंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन की वृद्धि कर देना। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी और बन जाएगा ग्लूकोज। तो ये घटनाएं घटती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो देखो दोस्तों, इसको हमने लिख भी दिया है आपके
समझने के लिए कि पेड़ में पत्तियां, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भरा होता है क्लोरोफिल। तो ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं, समझते हैं मानव में पोषण, यानी मानव कैसे पोषण लेता है। तो देखो, बहुत डिटेल से, बहुत बढ़िया ढंग से, कलरफुल तरीके से आपके लिए लिखा गया है नोट्स। देखो दोस्तों, मानव में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब सबसे पहले अगर आपको पोषण चाहिए या खाना चाहिए तो आप क्या करेंगे? हाथ से खाना उठाएंगे कि नहीं, मुंह की तरफ ले जाएंगे। तो आपने खाने को अपने मुंह के अंदर लिया, तो अंदर खाना लेने की प्रक्रिया कहलाती है इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। हाथ से भोजन को मुख में रखना यानी इंजेशन हो गया। अब ये जो खाना गया है अंदर, इसका क्या कराना पड़ेगा? पाचन। क्योंकि खाने का इतना बड़ा जो टुकड़ा आपने डाला है वो आपकी उंगली में नहीं चला जाएगा, मतलब जब वो पच जाएगा तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स होंगे जो वहाँ तक जाएंगे। तो इसका मतलब उसे बहुत छोटा छोटा करना होगा, अर्थात उसका डाइजेशन करना है। अब जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उनको हमें सभी ऑर्गेन को देना होगा, मतलब अवशोषण करना होगा, एब्जॉर्प्शन। जब हम एनर्जी पा लेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाता है। अब फिर जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे हम शरीर से बाहर कर देंगे, मतलब एक्सक्रीशन यानी वहीक्षेपण हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे और समझते हैं मनुष्य में भोजन कैसे, कहाँ चलता है और उसका क्या क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम आहार नाल की। किसकी? आहार नाल की। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये दोस्तों 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो 6 ही फीट के हैं, ये इतनी लंबी कैसे हो गई? तो ये कुंडल के फॉर्म में होती है, मतलब क्वाइल्ड होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। कहाँ तक? जहाँ से आप सुबह जब लेटरिन जाते हैं तो वहाँ से जो ये वेस्ट मटेरियल निकलता है वहाँ तक की जो नली है, मतलब गुदा यानी एनस तक की जो नली है, इसे कहते हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो कहाँ से शुरू हुई? मुख से। अब मुंह जब आप खोलते हो तो मुंह कैसा है? गुफा जैसा है, तो उसे हम मुख गुहिका कहते हैं। इंग्लिश में मुख को माउथ और मुख गुहा को बक्कल कैविटी कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले तो लिप्स हैं, ओंठ। दूसरे फिर हैं टीथ। टीथ कितने प्रकार के हैं? तो टीथ हैं 4 प्रकार के। एक हैं कृंतक, काटने वाले, इंसीजर, ये काट लेते हैं भोजन को। 4 जोड़ी होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। फिर है रदनक, मतलब रौंदने वाले, मतलब छोटा छोटा उन्हें टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैनाइन, कैनाइन जो होते हैं ये कुत्तों उत्तों जानवरों में बहुत बारीक दांत मतलब पाए जाते हैं, लंबे होते हैं। आप भी अगर जीभ लगा के देखोगे तो जो साइड में दांत होगा ये कुछ नुकीला ज़्यादा होगा। ये 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी नीचे एक जोड़ी ऊपर। फिर आते हैं चबाने वाले, अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स कहलाते हैं, ये 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी नीचे 2 जोड़ी ऊपर। फिर आते हैं लास्ट में बिल्कुल पीस देने वाले यानी चवर्णक यानी मोलर्स होते हैं, ये 6 जोड़ी होते हैं। यानी सब जोड़ोगे तो 32 दांत हो जाएंगे। फिर आती है जीभ। अच्छा, मुख में एक चीज़ और होती है, म्यूकस होता है। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है ग्रंथियों से। कौन सी? लार ग्रंथियों से, सेलेवरी ग्लैंड से। लार ग्रंथियाँ हैं कितनी? तो 3 जोड़ी हैं, फिर इनकी भी चर्चा करेंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चल जाता है ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मीठी है, कड़वी है? तो दोस्तों जीभ पर करोड़ों टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही जैसे आदमी बुढ़ापे में आता है ये टेस्ट बड्स ख़त्म होने लगती हैं। फिर बूढ़े लोग कहते हैं ना कि खाना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि एक्चुअली में खाना अच्छा है, बशर्ते अब उनकी जो टेस्ट बड्स हैं वो अब कम होने के कारण उन्हें ऐसा फील होता है। अब हम बात करते हैं तालू की। तालू क्या है? तो पैलेट क्या है? पैलेट जो है दोस्तों ये आपके मुख को, मुख गुहिका को, और जो आप नाक से सांस लेते हो तो उसे अलग करने का काम करता है। फिर है यूबुला, जब कस के मुंह खोलोगे तो एक घंटी जैसी लटकती हुई मुंह के अंदर दिखाई देगी। ये क्या करती है? ये आपके मुख को और ग्रसनी यानी फेरिंग्स को अलग करती है। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी सहमार्ग है। देखो
अब आ जाओ नंबर 2 पर, ग्रसनी। पहले मुख पढ़ लिया, अब ग्रसनी के बारे में और समझते हैं। इसे इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। क्या होता है ये दोस्तों? एयर और फूड दोनों को वे मतलब मार्ग देता है, दोनों का सह मार्ग है। अच्छा, अब जो जिससे यहाँ दो छेद हैं, एक में क्या जाएगा? भोजन जाएगा, उसे कहते हैं निगल द्वार यानी गलेट कहते हैं। और एक है जहाँ से सांस यानी वायु जाएगी, इसे ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस पर एक ढक्कन लगा रहता है जिसे घाटी ढापन यानी इपीग्लॉटिस कहते हैं। जैसे खाना अंदर जाता है, इपीग्लॉटिस इसको ढक लेता है, और जब खाना खाते समय तुम बोलते हो तो ये ढक्कन खुल जाता है और खाना इसमें चला जाता है, और फिर पूरे प्रेशर से फेफड़े इस खाने को बाहर फेंकते हैं। फिर तुम क्या कहते हो? ओछा चला गया, या ऐसी बातें बनती हैं कि नहीं बनती हैं? तो उसका रीज़न यही है कि एपीग्लॉटिस खुलने की वजह से खाना कहाँ चला गया था? ग्लॉटिस में, जिस वजह से प्रेशर लगा, खाना बाहर निकला आपका। उल्टी भी हो सकती हैं ऐसी कंडीशन में। अब आगे चलते हैं। और तीसरे नंबर पे सबसे पहले क्या पढ़ा आपने कि सबसे पहले खाना कहाँ गया? माउथ में। माउथ से कहाँ गया? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? ग्रसिका यानी ग्रास नली, ईसोफेगस में। ईसोफेगस बहुत पतली होती है, साथ साथ पेशीय। पेशीय का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन को आप समझ सकते हो, जैसे मंजन होता है तो टूथपेस्ट में मान लो मंजन कम रह गया तो आप दबा दबा के निकालते हो, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन, या स्पंज ले लो, गेंद ले लो, दबाते हो छोड़ते हो, फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। संकुचनशील होती है और 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें जो भोजन है, भोजन क्रमांकुचन गति से यानी पेरिस्टाइलिक मोमेंट से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, यानी बड़बड़ा के गिर नहीं जाता है खाना। ऐसे ही गिर जाएगा तो पेट में चोट नहीं लग जाएगी अंदर। अब समझते हैं आमाशय को यानी स्टोमक को। स्टोमक जो है दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर लंबा है और सबसे चौड़ा भाग है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है, जे आकार का है। यहाँ भोजन के पाचन के लिए गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है और लाइपेज होता है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना याद रखो। इसकी दीवार पर 3 से 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब समझते हैं कि जो पेट है, आमाशय, स्टोमक है, इसके भाग कितने हैं। तो इसके मुख्य 4 भाग आपको ध्यान रखने हैं। एक सबसे ऊपर वाला यानी कार्डियक है, दूसरा फंडिक है, तीसरा पाइलूरिक है, और चौथा है शेषाग्रेनी बॉडी रीजन। बचा हुआ भाग है जो शेषाग्रेनी बॉडी रीजन कहलाता है। अब देखो, पेट के बाद खाना सीधे पहुंचा छोटी आंत, इसे क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें भोजन का मेनली क्या होता है? पाचन होता है। यहाँ पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और यहीं पर जो भोजन से एनर्जी यानी न्यूट्रिएंट्स मिले उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कौन करता है? तो जो विली होती हैं, विली रसांकुर पाए जाते हैं यहाँ पे, वो रसांकुर यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। ये 6 से 7 मीटर अकेले लंबी है, 6 से 7 मीटर लंबी, और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये चौड़ाई में कम है इसीलिए इसे छोटा कहा जाता है, बल्कि लंबाई में तो ये सबसे बड़ी है। इसके 3 भाग हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या किया जाता है? जो भोजन पेट से आया था वो अम्लीय था, तो यहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि क्षारीय हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ड्यूडेनम में चेकिंग होती है। फिर जेजुनम में उसे फैला लिया जाता है, और फैलाने के बाद उससे ये जो विली होते हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। और फिर आता है शेषाग्र यानी इलियम। इलियम में क्या होता है? जांच पड़ताल करके आगे बढ़ा दिया जाता है। अब वो चला जाता है फिर बड़ी आंत में। अब चलते हैं बड़ी आंत को पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, बड़ी आंत के बारे में आपको ध्यान रखना है। बड़ी आंत को बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, इसीलिए इसे लंबा कहा जाता है कि जो चौड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मेनली क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके भी 3 भाग हैं। पहला भाग है उंडुक, उंडुक या सीकम, इंग्लिश में सीकम कहते हैं। सीकम में
एक होता क्या है कि जो छोटी आंत का लास्ट पार्ट था यानी जो इलियम था, इलियम खुला कहाँ के सीकम में, जहाँ पर खुला के सीकम में वहीं पर उंगली के आकार की एक संरचना होती है जिसे क्रमरूप परिशेषिका कहते हैं, यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो है ये हमारे पूर्वजों में क्रियाशील था, अब ये क्रियाशील नहीं है, अब ये बन चुका है अवशेषी अंग, यानी शरीर में पाए जाने वे अंग जो अब हमारे उपयोगी नहीं है लेकिन हैं, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग। खाना जाते समय जब कभी इसमें फंस जाता है तो खाना वहाँ सड़ जाता है, सड़ने की वजह से इसमें सूजन आ जाती है, तो ये एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब चलते हैं आगे, तो सीकम के बाद आता है कोलन। कोलन क्या होता है? फूला हुआ भाग होता है, इस फूले हुए भागों को हास्टा कहते हैं। फिर यहाँ से भोजन सीधे पहुँचता है मलाशय यानी रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम जो खुलता है अंत में जाके वो खुलता है गुदानाल यानी एनल कैनाल में। एनल कैनाल का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है गुदा यानी एनस। यहाँ से जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो लेटरिन होती है, वो शरीर से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो अब हम आपको एक बार में ही इस पूरी ग्राफ को समझाते हैं। देखो, इस वाली बात को बहुत ध्यान से समझना, यही मेन है। सबसे पहले भोजन कहाँ है? माउथ में यानी मुख में। मुख के बाद कहाँ गया? ग्रसनी में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गया? ग्रसिका यानी ग्रास नली में। ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय के किस भाग में सबसे पहले पहुँचा? कार्डियक में। कार्डियक से फंडिक में, फंडिक से पाइलोरिक में, फिर बचा वाला पार्ट बॉडी रीजन। पाइलोरिक खुला जाके छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में खुला जाके? तो पाइलोरिक खुला जाके ड्यूडेनम में। यानी भोजन कहाँ पहुँच गया? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में। इलियम जाके खुला बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस भाग में खुला जाके? सीकम में। सीकम खुला कोलन में। कोलन खुला जाके रेक्टम में, और रेक्टम से कहाँ पहुँचा? एनस में। एनस के रास्ते जो वेस्ट पदार्थ था वो शरीर से हो गया बाहर। तो दोस्तों, इतना आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। आप इसे 1-2 बार देखो। अगला वीडियो जल्द से जल्द आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।